सिटी के बारे में स्टार्ट किया था कि विदेशी विश्वविद्यालय का आशय क्या है, किसको कहा जाए, इसकी परिभाषा क्या है, भारत में इसकी स्थापना से क्या फायदे होंगे, क्या क्या समस्याएं हैं और स्थापना की प्रक्रिया से संबंधित क्या क्या गतिविधियां हुई है ना। चलिए इन सब पे चर्चा करते हैं। पहले तो विदेशी विश्वविद्यालय क्यों स्थापित हों, इसको लेकर क्या चर्चा में रही। सबसे पहले राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने क्या कहा था कि क्वालिटी एनहांसमेंट करनी है, गुणवत्ता बढ़ानी है और कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, विदेशी विश्वविद्यालय को यहाँ स्थापित करना होगा। तो उसके बाद नई शिक्षा नीति में भी क्या कहा गया कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए हमें विदेशी शैक्षिक संस्थाओं को भारत में शाखा खोलने की अनुमति देनी होगी, है ना। फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसको कहते हैं, है ना। हाँ, आ रहे हैं, जहां हम थे वहीं से पढ़ाएंगे, है ना। 2010 में भारत सरकार द्वारा एक संसद में एक विधेयक लाया गया। विधेयक का क्या नाम है, फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन ऑफ एंट्री एंड ऑपरेशंस। ये बिल पारित नहीं हो पाया, अधिनियम नहीं बन पाया, लेकिन इस बिल में विदेशी शैक्षिक संस्था की परिभाषा दी गई, है ना। तो जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है उसी ने ड्राफ्ट किया था, तो जो परिभाषा इसमें कही गई वो क्या है वो आप समझें, है ना। यानी ये जो बिल था, विदेशी शैक्षिक संस्था एंट्री मतलब उसके प्रवेश एवं संचालन संबंधित विनियमन 2010 का, है ना। इसमें कहा क्या गया था कि विदेशी संस्था किसको हम कहेंगे, शैक्षिक संस्था जो अपने मूल स्थान में 20 वर्ष से चल रही हो। मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं कि कल स्थापित हुआ उसको हम यहाँ खोलने देंगे शाखा। भारत सरकार की नजर में विदेशी शैक्षिक संस्था वही संस्था है जो कम से कम 20 सालों से अपने मूल देश में कार्य कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, है ना, जिसे अपने देश के उच्च शिक्षा के विनियामक द्वारा मान्यता प्रदान की गई। जैसे हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में जो भी जैसे यूनिवर्सिटी है, कॉलेज, इन सबको मान्यता कौन देती है, जैसे कॉलेज का एफिलिएशन यूनिवर्सिटी से होता है और यूनिवर्सिटी को मान्यता यूजीसी देती है। उसी प्रकार मान लीजिए ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, येल है, एमआईटी है, इन सबको अपने अपने देश में वहां का जो यूजीसी जैसा विनियमन का संस्था है, उच्च संस्था, उसने उसे मान्यता प्रदान किया, है ना। चलिए, यानी जिस अपने मूल देश के 20 वर्षों में कम से कम वो संचालित हो और जिसे अपने देश के उच्च शिक्षा विनियामक द्वारा मान्यता प्रदान की गई होगी, है ना। तो ये विदेशी शैक्षिक संस्था से संबंधित ये परिभाषा है। चलते हैं, सीधे आते हैं कि क्यों विदेशी विश्वविद्यालय भारत में शाखा खोलना या किसी भी देश में शाखा खोलना चाहते हैं। तो पहला क्या है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, लाभ अर्जन, है ना। अरे भैया मुझे टाइमलाइन का कुछ नहीं पता है ना तनिष्क, मुझे इस बारे में नहीं पता है, टाइमलाइन के बारे में जैसे पढ़ाता आया वैसे पढ़ा रहा हूं, है ना। मुझे इसमें तनिष्क नहीं पता है क्या है टाइमलाइन और क्या है, जो पढ़ाते आया है सब दिन वही पढ़ा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा में वृद्धि, है ना। दूसरा क्या है, लाभ अर्जन, है ना, प्रॉफिट अर्निंग। और तीसरा क्या है, विश्वविद्यालय का दुनिया के विभिन्न देशों भागों में उपस्थिति, ज्ञान की नई संभावनाओं को ढूंढना, ये सब भी आप कह सकते हैं, है ना। चलिए, विदेशी शैक्षिक संस्था के लाभ क्या है ना, उसको नोट करते हैं। एक हेडिंग बनाइए, विदेशी शैक्षिक संस्थानों का भारत में शाखा खोलने के क्या लाभ है। क्या क्या लाभ है, बहुत सारे लाभ आप समझते हैं जिसकी चर्चा गाहे बगाहे हुई है ना। तो लिखिए, एक हेडिंग बनाइए कि फॉरेन यूनिवर्सिटी, आम भाषा में ताकि आप समझें, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के भारत में शाखा खोलने के संभावित क्या क्या लाभ है, क्या क्या फायदे हैं। आप सब बहुत सारे कॉमन फायदे हैं। क्या फायदा है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ सकल नामांकन अनुपात क्या है, बढ़ जाएगा। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी आएंगी, तो पहला लाभ ये होगा कि हमारा सकल नामांकन अनुपात जो 28% के आसपास है, 28.3 के आसपास, वो बढ़ेगा। दूसरा लाभ क्या होगा कि जो विदेशों में हम पैसा भेज रहे हैं उसमें से बहुत बड़ी राशि क्या होगी, रुक जाएगी, है ना। सभी नहीं रुक सकती, 20-30% जो भी है। अगर हमारे यहाँ ही विदेशी विश्वविद्यालय यहीं पर शाखा खोल लेंगे तो कोई अपने बच्चे को क्यों बाहर भेजे। जिनके पास बहुत पैसा है वो अलग बात है ना। तो इससे क्या होगा कि भारत से बाहर शिक्षा के मद में जाने वाला पैसा, बहुत कुछ पैसा रुकेगा। तीसरा, गुणवत्ता बढ़ेगी, है ना, प्रतिस्पर्धा का माहौल बनेगा। जैसे अगर एमआईटी की शाखा होगी तो आईआईटी कितने स्तर की शिक्षा प्रदान कर रहा है इसका हम आकलन कर पाएंगे, है ना। आईएम की जगह अगर हार्वर्ड यहां पर बिजनेस स्कूल आ जाए, अगर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल यहां आता है, तब हमें पता चलेगा कि आईआईएम की जो शिक्षा है वो किस स्तर की है या नहीं है। हाँ, अनुसंधान के क्षेत्र में विकास होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आधारित शिक्षा बढ़ेगी। और क्या होगा, भारत अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश होगा, है ना। भारत अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश होगा। किस ब्रांड, शिक्षा का एक ब्रांड। शिक्षा के नाम पर टूरिज्म हमारे यहाँ बढ़ेगा, शिक्षा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, है ना। और क्या, हाँ, सांस्कृतिक सम्मिश्रण, बिल्कुल, बहुत सुंदर, कि दुनिया के विभिन्न देशों के लोग यहाँ आएंगे तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं कल्चरल एक्सचेंज होगा, भारत की संस्कृति का परिमार्जन होगा, है ना। हम दुनिया की बहुत सारी संस्कृतियों को जानेंगे। और क्या लाभ होगा कि अगर विदेशी विश्वविद्यालय खोलेंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो भारत में निजी क्षेत्र के पास जो बहुत पैसा है वो बड़ी राशि क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, है ना। तो जो भारत के निजी क्षेत्र के जो भी उद्यमी है, घराने हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करेंगे और उससे हमें लाभ मिलेगा। जैसे मान लीजिए अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ये सब क्या करेंगे, अगर यहाँ पर कॉम्पिटिटिव माहौल बनेगा, एक बाजार बनेगा, तो कहीं ना कहीं वे भी शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करेंगे, है ना। और क्या उससे अच्छाई आएगी, अगर आप देखिए, अगर विदेशी विश्वविद्यालय भारत में खुलते हैं तो जो भारत का एग्जिस्टिंग हमारा यूनिवर्सिटी का पैटर्न है उनमें भी कहीं ना कहीं गुणवत्ता बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि अगर पड़ोस में विश्वविद्यालय में ऐसी शिक्षा दी जा रही है तो हमारे यहाँ भी ऐसी शिक्षा, उसकी डिमांड क्रिएट होगी। तो कुल मिलाकर अगर विदेशी शैक्षिक संस्था भारत में आते हैं तो उसके लाभ ही है, नुकसान नहीं है ना। तो इसके क्या क्या संभावित लाभ है ना। युवा का इंटरेस्ट, हाँ, कह सकते हो, है ना। तो पहला हम लाभ क्या लिख सकते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी के भारत में आने से। देखिए, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता में वृद्धि होगी, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के निर्माण से छात्रों को लाभ होगा, शिक्षा के कारण विदेशों में प्रवाहित होने वाली
बड़ी राशि में की बचत होगी। शिक्षा पर्यटन को बढ़ावा, शिक्षा पर्यटन को बढ़ावा, हाँ नवाचार कह सकते हैं, अनुसंधान, इन सबको बढ़ावा मिलेगा। प्रतिभा का पलायन रुकेगा, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं होगा, है ना। हम भारतीय थोड़ा सा विदेश केंद्रीय हैं, गुलाम औपनिवेशिक मानसिकता के कारण हमें लगता है दूसरे देश की शिक्षा, संस्कृति, प्रथा, परंपरा अच्छी है, हमारी शिक्षा, हमारी प्रथा, परंपरा, कुछ लोगों की सोच ऐसी है ना। विदेशी विश्वविद्यालय के भारत में शाखा खोलने के संभावित लाभ क्या क्या हैं? हमने लिखा है उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के निर्माण से छात्रों को लाभ, शिक्षा के कारण विदेशों में प्रवाहित होने वाली बड़ी राशि की बचत, है ना। हाँ, सकल नामांकन अनुपात लिख रहे हैं आगे, शिक्षा पर्यटन को बढ़ावा। देखिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि, जिसको आप जीईआर कहते हैं। सांस्कृतिक संश्लेषण सम्मिश्रण की प्रक्रिया को विस्तार, प्रतिभा पलायन में कमी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा भारत में उपलब्ध होने से भारत शिक्षा के क्षेत्र में एक ब्रांड के रूप में स्थापित, हाँ वही ब्रांड लिखा है तनिष्क, है ना। पलायन पर रोक, यही लिखा है, प्रतिभा पलायन में कमी, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा, शोध एवं विकास से संबंधित शिक्षा का अधिक विकास संभव, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन। तो सांस्कृतिक संश्लेषण सम्मिश्रण, है ना, की प्रक्रिया को विस्तार, सम्मिश्रण हमेशा खराब ही नहीं होता, अच्छा भी होता है। प्रतिभा पलायन में कमी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा भारत में उपलब्ध होने से क्या होगी, भारत एस्टैब्लिश हो जाएगा शिक्षा के रूप में एक ब्रांड की। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा, चाहे शोध एवं विकास से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आधारित शिक्षा क्या है, इसका अधिक विकास होगा। शिक्षा के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, निजी क्षेत्र भी आएंगे, पैसा बाजार बनेगा। हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में निवेश में वृद्धि से अवसंरचनात्मक विकास के साथ साथ रोजगार का सृजन, भारतीय शैक्षिक संस्थाओं पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव में कमी, हाँ बिजनेस, हर तरह की शिक्षा, मैनेजमेंट, बिजनेस, वाणिज्य, तमाम चीजें, है ना। तो ये सब आप दिखा सकते हैं, है ना, ये सब डेमोग्राफिक डिविडेंड, है ना, जनांकिकीय लाभांश की दृष्टि से महत्वपूर्ण। चलिए, तो ये सब भारत में उच्च शिक्षा संस्थान की स्थापना के कारण ये सब लाभ होंगे। अवसंरचना का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, आईआईटी को भी अब कंपटीशन देने के लिए एमआईटी है, आईएम को कंपटीशन देने के लिए अब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है यहाँ, है ना। जेएनयू डीयू को चैलेंज करने के लिए येल यूनिवर्सिटी की शाखा अगर खुल जाए, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, है ना, ये सब यूनिवर्सिटी अगर आ जाए तो उससे क्या होगा, लाभ ही होगा। तो ये इसके लाभ है, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। क्या संभावित नुकसान है, जब आपसे समालोचना पूछेगा तो थोड़ा नुकसान भी देख सकते हैं। एफएचईआई या फॉरेन यूनिवर्सिटी की भारत में स्थापना या प्रवेश से संभावित नुकसान, क्या क्या नुकसान हो सकता है। एक नुकसान यह हो सकता है कि महंगी फीस होने के कारण, है ना, महंगी फीस होने के कारण समाज के हर वर्ग के लोग के बच्चे यहां तक नहीं पहुंच पाए। आरक्षण जैसी व्यवस्था, अब ये जो विदेशी शैक्षिक संस्था है वो आरक्षण जैसी व्यवस्था जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए जरूरी है, वैसी व्यवस्था को वो प्रदान नहीं कर पाएंगे। अंग्रेजी में ही अधिकांश, क्या लगभग सारी शिक्षाएं, क्या लगभग, क्या पूर्णतः अंग्रेजी में अगर शिक्षा अगर दी जाए
तो वैसी स्थिति में कई भारतीय भाषाओं के बच्चों को कोई विशेष लाभ नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी का वर्चस्व और क्या है, बढ़ जाएगा। तो यह भी समस्या हो सकती है कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हमारी है उनमें तो ये शिक्षा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि ऑक्सफोर्ड जो है भारत में जो है वह हिंदी में अपना पाठ्यक्रम सारा संचालित करेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो जब अंग्रेजी में अधिकांश शिक्षा अगर प्रदान की जाएगी तो उससे भारत के विभिन्न भाषाओं के छात्रों को कोई विशेष लाभ नहीं होगा, असमानता और बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि सभी की पहुंच वहां तक नहीं हो सकती है ना, और उससे समस्या हो सकती है। और नुकसान क्या हो सकता है? समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के संरक्षणार्थ जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको ये पूर्णता में लागू नहीं करेंगे, तो इसमें एक विशेष जाति या आय वाले वर्ग के बच्चे जो है वो लाभान्वित अधिक होंगे। और क्या कमी होगी? अगर हम कहें कि जो भी विदेशी शिक्षा, हाँ देशी शिक्षा के प्रति बिल्कुल उपेक्षा का भाव हो सकता है, नो डाउट। एक और समस्या क्या हो सकती है? अधिकांश जो विदेशी विश्वविद्यालय आएंगे वो कहां शाखा खोलेंगे? बस्तर के जंगल में या झारखंड के जंगल में? ऑब्वियसली वो शाखा कहां खोलेंगे? जहां बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट है, बुलेट ट्रेन है, या अन्य जो है कम्युनिकेशन के साधन है, ट्रांसपोर्टेशन के साधन है ना। तो वैसी स्थिति में समस्या ये भी आ जाएगी कि शिक्षा के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है, और अगर विदेशी शिक्षा संस्था आएंगे तो नगरों महानगरों में ही केंद्रित होने के कारण शिक्षा के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति और बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर ये सारे विश्वविद्यालय एक अंतरराष्ट्रीय मानदंड के विश्वविद्यालय को खोलने के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक राशि लगती है, तो ये जाकर किसी ऐसे रिमोट एरिया में नहीं खोलेंगे जहां से बच्चे आवागमन की सुविधा ही ना हो, जहां उनके लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन की गुणवत्ता के अनुरूप बाजार ही ना हो। तो ऐसी स्थिति में भारतीय शिक्षा प्रणाली में वैसे ही केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अधिक है। तो जो विकेंद्रीकरण कल पढ़ रहे थे ना आप, 3E 4E एक्सेलेंस एक्सपेंशन, सरकार क्या कर रही है? देश के दूरवर्ती सुदूरवर्ती क्षेत्र में आईएम खोल रही है, एनआईटी खोल रही है, ट्रिपल आईटी खोल रही है। तो सरकार के इस प्रयास को नुकसान लगेगा, है ना। हाँ, भारतीय संस्कृति को भी कुछ हद तक खतरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी संस्कृति के प्रति लगाव, प्रेम, समर्पण का भाव वैसे ही है, और ये करेंगे अपनी संस्कृति का महिमा मंडन करेंगे, नो डाउट, है ना। और क्या करना, और क्या होगा इससे? नुकसान क्या हो सकता है? बड़ी राशि लेंगे, है ना, और अगर उस राशि को के अनुरूप शिक्षा प्रदान नहीं, कई ऐसे भी विदेशी विश्वविद्यालय हो सकते हैं जो फीस की बड़ी राशि लेकर उसके अनुरूप शिक्षा नहीं देंगे, तो वैसी स्थिति में छात्रों को आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। भारत से कई विदेशों में जाने वाले बच्चों के साथ फ्रॉड भी हुआ है कि पैसा दे दिया, इंस्टीट्यूट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना, उसकी तुलना में ऐसा नहीं कह सकते कि प्राइमरी और सेकेंडरी। नेट का थोड़ा इशू चल रहा है पूरे नॉर्थ में ना, दिल्ली में, तो थोड़ा सा सब्र रखना, है ना। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट सब्र रखना, पहले ही कह देता हूं, है ना। पूरा ऑप्टिकल फाइबर का केबल इस एरिया का कट गया है ना, तो थोड़ा सा समस्या हो सकती है, धैर्य रखना। हाँ, देखो ज्यादातर निगेटिव इंपैक्ट कम है, पॉजिटिव ज्यादा है ना। किसी भी चीज का दोनों संदर्भ होता है ना। तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। चलिए, तो प्रवेश से संभावित नुकसान क्या है? तो पहला लिखिए, महंगी शिक्षा प्रणाली के कारण समाज के हर वर्ग की पहुंच नहीं, फलतः सामाजिक आर्थिक विषमता में वृद्धि। भारतीय संस्कृति, सांस्कृतिक पहचान, मूल्य आदि का क्षरण। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्रदान करने के कारण भारतीय भाषाओं के शिक्षा प्राप्त करने वाले विशेष लाभ नहीं। हाँ, पढ़ देता हूं। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्रदान करने के कारण भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को विशेष लाभ नहीं। आरक्षण जैसी व्यवस्था का अनुपालन न होने की स्थिति में समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों की पहुंच कम। भारतीय शैक्षणिक प्रणाली के प्रति आकर्षण में कमी।
शिक्षा के बाजारीकरण की प्रवृत्ति का अधिक विकास, ये सब आप बता सकते हैं। ध्यान रखना, सरकार जब स्थापना के लिए तमाम काम कर रही है तो ज्यादातर आप भी क्या लिखेंगे, सकारात्मक ही लिखेंगे, है ना। और है भी, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि इसका खाली नुकसान ही है। भारतीय शैक्षणिक प्रणाली के प्रति आकर्षण में कमी, है ना। शिक्षा के बाजारीकरण की प्रवृत्ति का अधिक विकास हो जाएगा। सरकार के खिलाफ कौन जा रहा है? हम सरकार के और देश के खिलाफ जा ही नहीं सकते। चलिए अब लास्ट पार्ट में समझते हैं कि भारत में विदेशी शैक्षिक संस्थाओं के प्रवेश की अनुमति से संबंधित हालिया क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो भारत सरकार द्वारा फॉरेन यूनिवर्सिटी की भारत में स्थापना संबंधित प्रयास, है ना, क्या प्रयास हुआ। जैसे यूजीसी के द्वारा एक ड्राफ्ट बनाया गया जिसके अंतर्गत कहा गया कि जो भी विदेशी शैक्षिक संस्था भारत में प्रवेश चाहते हैं उसके लिए कुछ शर्तें होंगी, है ना, और उस शर्तों के अनुरूप उनको यहां प्रवेश दिया जाएगा। और जो पॉलिसी ड्राफ्ट बनाई गई उसमें बहुत सारे पहलुओं का ध्यान रखना लेते हुए, है ना, जैसे जो भी विदेशी शैक्षिक संस्था यहां पर आएगी, पहले जो बिल था उसमें अलग अलग प्रोविजन थे। अब चूंकि वो बिल पारित नहीं हो पाया तो उसके प्रोविजन की ज्यादा चर्चा करनी सही नहीं है, फिर भी संक्षेप में आप समझें कि पहले कहा गया था कि जो विदेशी शैक्षिक संस्था यहां आएगी वो भारत सरकार के पास एक कॉर्पस फंड जमा करेगी, है ना। एक कॉर्पस का मतलब होता है जो चैरिटी के पर्पस से, है ना, कॉर्पस फंड बनाएगी और उसमें 50 करोड़ रुपए जमा करेगी और जो भारत में निवेश करेगी, है ना, और भारत में अगर संचालन करेगी, जैसे मान लीजिए कोई विदेशी संस्था है, समझाने के लिए वो 500 करोड़ लगाकर भारत में यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कर रही है तो 50 करोड़ रुपया उसको भारत सरकार के पास कॉर्पस फंड के रूप में जमा करना होगा, है ना। ये कहीं मान लीजिए भाग ना जाए, बच्चों का पैसा नुकसान ना कर दे, समय बर्बाद ना कर दे, करियर बर्बाद ना कर दे, है ना, बहुत तरह की बातें होती है सरकार के पास। तो कॉर्पस फंड का मतलब जो चैरिटी के लिए आप करते हैं, है ना, इसका जो संचालन करेगी, मान लीजिए इन्होंने साल भर का संचालन किया और इसको 50 करोड़ का मान लीजिए फायदा हुआ समझाने के लिए, तो पहले का जो बिल में ड्राफ्ट किया गया था उसमें कहा गया कि जो संचालन से लाभ इनको 75% हुआ है ना, उसको पुनः इन्वेस्ट करना होगा भारत में ही। कॉर्पस फंड में रिमेनिंग जो 25% पैसा है उसको कॉर्पस फंड में डालना होगा। कुल मिलाकर पहले का जो प्रपोजल था, बस आप सुन लें, क्योंकि नया जो प्रपोजल आ गया तो इसका औचित्य ही नहीं रहा। मतलब कहने का मतलब कि आप पैसा लेकर आए, यहाँ यूनिवर्सिटी खोलें, बदले में आपको यहाँ पर एक भी रुपया कमाकर घर नहीं ले जा सकते, है ना। अब सोचिए कि ऐसी स्थिति में कोई विदेशी विश्वविद्यालय भारत में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। कि आप जो भी इन्वेस्ट करें, जो भी प्रॉफिट कमाए, उसका 75% भारत में इन्वेस्ट करें और जो 25% है वो कॉर्पस फंड में ऐड कर दें। क्यों? सरकार को लगा कि इस साल 50 करोड़ कमाया है तो अगले साल 100 करोड़ कमाने लग जाएंगे अगर इस पर नकेल नहीं लगाई जाएगी। सरकार भी अपनी जगह गलत नहीं है, परंतु ऐसी स्थिति में कोई भी विदेशी शैक्षिक संस्था भारत में प्रवेश के लिए आएगी ही नहीं। जो नया यूजीसी का ड्राफ्ट है ना, उसके अंतर्गत कुछ नए प्रावधान किए गए, है ना। क्या? कि भारत सरकार के द्वारा थोड़ा सा लिबरल अप्रोच रखते हुए कि अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता चाहिए, प्रतिस्पर्धा चाहिए, तो इनको आमंत्रण देना ही पड़ेगा। तो जो नियम प्रक्रिया की जटिलता है उसको कम करना होगा। क्या करना होगा? तो जो विदेशी शैक्षिक संस्था है वो भारत में खोलने के लिए जो आएगी, संचालन से जो भी लाभ है वो अपने मूल देश ले जा सकती है, और बदले में जो आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी एक्ट है, विदेशी मुद्रा जो प्रबंधन संबंधित है, उसका पालन करे। मतलब गलत तरीके से मनी का यहां से लॉन्ड्रिंग ना करे, गलत तरीके से पैसा यहां से ना ले जाए। भारत सरकार ने पॉलिसी गाइडलाइन में कहा, अभी कोई भी सवाल है निर्मल सिंह लास्ट में, है ना, और क्या कहा कि जो दुनिया के टॉप मोस्ट 500 शैक्षिक संस्थानों में हैं वे विदेशी विश्वविद्यालय भारत में शाखा खोलने के लिए आवेदन करें। मतलब एरा गहरा नथु खैरा कोई भी यूनिवर्सिटी में उठाकर नहीं चलाए। भारत सरकार, खास करके यूजीसी के पॉलिसी ड्राफ्ट में यह कहा गया कि आप जो यहां खोलने के लिए आप आएंगे तो कम से कम दुनिया के जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो शीर्ष 500 में स्थित है शैक्षिक संस्था विश्वविद्यालय, वे ही आवेदन कर सकते हैं, है ना। अपने शिक्षकों की नियुक्ति क्या करेंगे, किस आधार पर करेंगे, फीस का निर्धारण क्या करेंगे, ये अपनी स्वायत्तता इसमें उनको रहेगी, यानी अपने अनुरूप आप करें। हाँ, कोई भी ऐसा काम ना करे जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को नुकसान पहुंचाए, किसी विदेशी राष्ट्र के साथ हमारे संबंध को नुकसान पहुंचाए। तो जो भी आप ऑपरेट करेंगे यहां पर वो भारत के राष्ट्र हित का ध्यान रखते हुए, है ना। तो कुल मिलाकर भारत सरकार का जो नया लेटेस्ट प्रपोजल है वो सराहनीय है, और यही कारण है कि भारत में यूके के, यूएसए के, ऑस्ट्रेलिया के, इटली के, दुनिया के कई देशों के विश्वविद्यालय ने यूजीसी के समक्ष आवेदन किया है, और पिछले 2 साल में ऐसे लगभग 30 बड़े विश्वविद्यालय हैं जो भारत में शाखा खोलना चाहते हैं, और उसमें से कई विश्वविद्यालय 2025-26 से कहीं ना कहीं ऑपरेशनल भी हो जाएंगे, कहीं ना उनको अनुमति मिल चुकी है, कुछ विचाराधीन है। जैसे प्रक्रिया के तहत कहा गया कि जो आप आवेदन करेंगे उसके आवेदन को यूजीसी की एक समिति उस पर विचार करेगी, उसका विश्लेषण करेगी और 60 दिनों के भीतर आपको बताएगी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। जो भी विदेशी शैक्षिक संस्था है उनको भारत के जो भी विनियामक हैं उनके साथ संबद्धता करनी होगी। मतलब जैसे मान लीजिए भारत में, है ना, अगर यूजीसी है तो अगर कोई विश्वविद्यालय आता है तो यूजीसी विनियमन का बड़ा संस्था है, उससे अनुमति लेनी होगी। अगर कोई तकनीकी विश्वविद्यालय है तो तकनीकी विश्वविद्यालय के रूप में उसे एआईसीटीई, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता लेनी होगी। तो कुल मिलाकर जो भारत सरकार का हालिया पॉलिसी ड्राफ्ट है वो बहुत ही अच्छा है, और यही कारण है कि भारत में कई विश्वविद्यालय आने को तैयार है, और कई को यूजीसी ने दे भी दिया है अनुमति, जिनके ब्रांच जल्दी ही अगले साल तक ऑपरेशनल भी हो जाएंगे। कई पाइपलाइन में है, कई विचाराधीन है ना। तो थोड़ा सा नोट करिए, लिखिए। देखिए, भारत में विदेशी
विश्वविद्यालयों की स्थापना, विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा 2022-23 से विशेष ध्यान दिया गया है। देखिए, विदेशी शैक्षिक संस्थाओं के भारत में प्रवेश की अनुमति, विदेशी शैक्षिक संस्थाओं के भारत में प्रवेश की अनुमति से संबंधित पहलुओं पर मसौदा ड्राफ्ट, संबंधित पहलुओं पर मसौदा प्रारूप, आम भाषा में लिख लें प्रारूप, तैयार करने हेतु यूजीसी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अधिकृत किया गया। ऑथराइज्ड, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अधिकृत किया गया। यूजीसी द्वारा 2023 में, यूजीसी द्वारा 2023 में इसके लिए बनाए गए और इसके लिए यूजीसी को अधिकृत किया गया, आफत है ना, मसौदा प्रारूप तैयार करने के लिए यूजीसी को अधिकृत किया गया, ऑथराइज्ड किया गया। यूजीसी द्वारा 2023 में, यूजीसी द्वारा 2023 में प्रवेश से संबंधित एक प्रारूप का निर्धारण किया गया जिसमें निम्न बातें कही गई। प्रवेश से संबंधित प्रारूप का निर्माण किया गया जिसमें निम्न बातें कही गई। पहला, देखिए, दुनिया के शीर्षस्थ 500 विश्वविद्यालयों में शामिल, लिख दूं क्या बोर्ड पर, दुनिया के शीर्षस्थ टॉप मोस्ट 500 विश्वविद्यालयों प्लस शैक्षिक संस्थानों में शामिल संस्थान ही आवेदन के पात्र होंगे, आवेदन कर सकेंगे, है ना। स्लाइड्स क्या लिख रहे हो आज? शामिल संस्थान ही आवेदन कर पाएंगे। देखिए, दूसरा, इन संस्थानों को नामांकन प्रक्रिया तथा फीस के निर्धारण की स्वतंत्रता होगी। लिखिए मिस्टर खान जी, इन संस्थानों को नामांकन प्रक्रिया तथा फीस के निर्धारण की स्वतंत्रता होगी। लिखो, बोलते ही हैं। लिखिए, इन संस्थानों को भारत तथा भारत से बाहर, इन संस्थानों को भारत तथा भारत से बाहर के शिक्षकों, स्टाफ आदि की नियुक्ति की स्वायत्तता होगी। देखिए, संस्थानों के द्वारा आवेदन किए जाने के पश्चात यूजीसी की स्थायी समिति द्वारा, यूजीसी की स्थायी समिति द्वारा गहन विश्लेषण के पश्चात 60 दिनों की अवधि में सैद्धांतिक अनुमोदन, 60 दिनों की अवधि में सैद्धांतिक अनुमोदन मतलब एक्सेप्टेंस कि हाँ ठीक है आप खोल सकते हैं, अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। विदेशी संस्थानों द्वारा विदेशी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रवेश से संबंधित सभी प्रक्रिया अपने मूल देश की गुणवत्ता के अनुरूप करनी होगी। प्रवेश से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया 60, 2 महीना, 50 + 10,
प्रवेश से संबंधित सभी प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप पूरी करनी होगी, पूरी करनी होगी। लिखिए अगला, संस्थानों के द्वारा, सबसे मजे की बात क्या है कि इसमें क्या कहा गया है आप समझ लें कि ऑनलाइन के लिए आप यहां पर नहीं आ रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, इसके लिए आप संस्थान यहां नहीं खोलने आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ऑफलाइन माध्यमों में शिक्षा प्रदान करनी होगी, मतलब पूरा कैंपस सेटअप करना होगा। जैसे यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, कई पाठ्यक्रमों में कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं, तो मैक्सिमम 10% तक ऑनलाइन सपोर्ट क्लास का हो सकता है। आप यहां पर कोई भी शिक्षा प्रदान करेंगे वो सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही होगी, ऑनलाइन मोड में नहीं चलेगी, है ना। तो लिखिए, संस्थानों को भारत में, संस्थानों को भारत में ऑनलाइन मुक्त या दूरस्थ, ऑनलाइन ओपन, मुक्त या डिस्टेंस दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने की अनुमति नहीं होगी, प्रदान करने की अनुमति नहीं होगी। कुछ मामलों में व्याख्यान, कुछ मामलों में लेक्चर, व्याख्यान जो कार्यक्रम की आवश्यकता के 10% से अधिक न हो, कुछ मामलों में लेक्चर, व्याख्यान जो कार्यक्रम की आवश्यकता के 10% से अधिक न हो की अनुमति दी जा सकती है, की अनुमति दी जा सकती है। अगला समझे क्या कहा गया, कहा गया कि डिस्टेंस लर्निंग आप नहीं दे, जैसे इग्नू का डिस्टेंस लर्निंग है, कई ओपन यूनिवर्सिटी है ना, मुक्त विश्वविद्यालय समझते होंगे सभी लोग, या ऑनलाइन एजुकेशन जैसे आप घर बैठ के पढ़ रहे हैं, इस प्रकार की शिक्षा के लिए आपको परमिशन नहीं दिया जा रहा है। आपको परमिशन दिया जा रहा है कि भौतिक रूप से आप अपना ऑफलाइन सेंटर यहां खोलें, और मान लीजिए कि व्याख्यान लेक्चर का मैक्सिमम 10% तक आप ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम के जरिए प्रोवाइड कर दें। कहने का मतलब 90% शिक्षा किसी भी पाठ्यक्रम से संबंधित वो आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में, है ना, या इंस्टीट्यूशन में आकर अंदर देनी होगी बच्चों को, फिजिकली प्रेजेंट रहकर, ऑफलाइन मोड समझते हो सारे ऑनलाइन वाले हो, है ना। तो ये अच्छी पहल है ना। लिखिए, संस्थानों द्वारा, संस्थानों द्वारा भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, शिष्टाचार एवं नैतिक व्यवस्था के विपरीत, शिष्टाचार नैतिक व्यवस्था के विपरीत शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, शिष्टाचार नैतिक व्यवस्था के विपरीत शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। समझ गए? कहने का मतलब कोई भी ऐसा काम ना करो कि भारत में आंदोलन करवा दो, है ना, सरकार के विरुद्ध कुछ ऐसा ना प्रयास करा दो जिससे कि सरकार को नुकसान हो जाए, है ना। एक सेकंड बच्चों, बस होल्ड करो। मतलब कोई भी ऐसा शिक्षा प्रदान ना करो जो भारत की अखंडता, संप्रभुता के विपरीत हो। ये तो कॉमन बात है, आप सभी समझदार हैं, है ना। लिखिए लास्ट पॉइंट, संस्थानों के द्वारा वित्तीय लेन देन से संबंधित मामलों में, अच्छी बात है, सभी हमारे ग्रेजुएट बच्चे ही हैं इसमें चांदनी, तुम अकेली नहीं हो, और तुम्हारे सामने यूनिवर्सिटी का टीचर भी है संजोग से, है ना। हाँ, लिखिए, संस्थानों द्वारा वित्तीय संचालन से संबंधित, संस्थानों द्वारा वित्तीय संचालन से पूरी संबंधित पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता होनी चाहिए, है ना, पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता होनी चाहिए, तथा तथा कोई भी मुद्रा का लेन देन, कोई भी मुद्रा का लेन देन भारत के विदेशी मुद्रा प्रबंधन से संबंधित नियमों के अनुरूप होना चाहिए। फेरा फेमा पढ़े होगे ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के अनुरूप होना चाहिए। अब देखो ये अच्छी बात है कि भारत सरकार के इस प्रपोजल के कारण भारत सरकार ने क्या किया, थोड़ा लिबरल रुख अपनाया है। जैसे देखो हमारे यहाँ विदेशी शैक्षिक संस्था खोलने की बात आज से नहीं चल रही है, 2007-8 से लेकर अब तक चल रही है। आखिर इतना डिले क्यों हुआ, थोड़ा इसको भी आप समझें कि आखिर इतना विलंब क्यों हुआ। जो काम पहले होना चाहिए था कि भारत में इस तरह के इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश करने के लिए पॉलिसी, सबसे पहली समस्या क्या आई कि कोई विधान ही जो है ना, का पालन नहीं किया, बनाया नहीं गया। मतलब कोई भी विदेशी संस्था को भारत में खोलने के लिए क्या करना होगा, संसद के पटल पे आपको विधेयक रखना होगा, पारित करवाना होगा।
कई बार प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो लॉबी है ना, वो नहीं चाहती कि ये सारे संस्थान भारत में आए। कई बार जो सरकारी महकमा है, तंत्र है, जो भारतीय सरकारी संस्थानों का, उनका भी अपना एक नेटवर्क है, यूनियन है, उनको लगता है कि ये विदेशी विश्वविद्यालय आ गए तो फिर हमारी तो पूछ ही नहीं रहेगी। तो कई बार इस प्रकार के लिए सरकार की मंशा के बावजूद भी सहमति नहीं बन पाई, है ना। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ग्रुप है, उन्होंने दबाव डाला। कई बार जो है वह इसके पीछे पॉलिटिक्स भी बहुत है, जो सरकारी तंत्र है पूरा एजुकेशन का वो नहीं। कई बार सरकार को भी लगता है कि वैसे ही हमारे विदेशी शैक्षिक संस्था अगर आ गई तो हमारे संस्थान और उपेक्षित हो जाएंगे। कई विद्वानों की दूसरी भी राय रही। जैसे बहुत सारे जो अकादमिशियन हैं, जो बहुत सारे भारत के बड़े बड़े विद्वान हैं, वो क्या कहते हैं, उनका कहना है कि भैया तुम पहले अपना एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर लो ना, क्यों तुम विदेशी यूनिवर्सिटी को यहां बुलाना चाहते हो। जो हमारे पास अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, हम उसी को क्या करें, रिवाइव करें, रिस्ट्रक्चर्ड कर ले। कहने का मतलब जो भारतीय विद्यालय तंत्र है, इसको क्या किया जाए, कंसोलिडेट किया जाए। अदरवाइज हम क्यों यूनिवर्सिटी बाहर को यहां पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो ये जो लॉबी है ना, वो अलग अलग तरीकों से सरकार पर दबाव डालती रही है, और यही कारण है कि यह बिल अब तक, उम्मीद है कि जल्द ही यह बिल पारित हो जाएगा, है ना। हालांकि यूजीसी की पॉलिसी गाइडलाइन के अनुरूप भारत में कई विश्वविद्यालयों ने आवेदन किया, है ना, और उससे संबंधित उनको जो सैद्धांतिक अनुमोदन भी किया गया है। देखिए पैराग्राफ उल्लेखनीय है, देखिए उल्लेखनीय है कि विगत दो तीन वर्षों में दुनिया के कई देशों के विश्वविद्यालयों ने यूजीसी के समक्ष आवेदन किया है, और इनमें से कई विश्वविद्यालयों को सैद्धांतिक अनुमोदन भी मिला है। इसमें यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं। जैसे ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी यूके की प्रेस्टिजियस है, यॉर्क प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, क्वींस, ये सब यूके की बड़ी यूनिवर्सिटी है जिनको सैद्धांतिक अनुमोदन मिला है। अमेरिका की इलिनॉइस यूनिवर्सिटी का सैद्धांतिक अनुमोदन हुआ है। ब्रिटेन की कॉवेंट्री है, एक बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसको मिला है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी को भारत में सैद्धांतिक अनुमोदन मिला है। तो कुल मिलाकर यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, है ना। ये हम नहीं कह सकते कि टॉप 1 to 5 वाले, लेकिन वो सब भी वहां की भारत वाली हाल तो नहीं है कि भारत में जैसे 2-4 विश्वविद्यालय अच्छे रहेंगे और सबका हालत खस्ता। वहां ऑलमोस्ट सब में कंपटीशन रहता है, सबकी क्वालिटी अप टू द मार्क होती है। तो भारत में आवेदन करने वाले जो विश्वविद्यालय है उसमें यूके के सर्वाधिक है। वैसे भी पूरी दुनिया के स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में यूके का कहीं ना कहीं दबदबा रहा है ना। तो जैसे कॉवेंट्री हो, क्वींस हो, यॉर्क हो, चाहे ब्रिस्टॉल हो, ये सब जो यूके की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, लिवरपूल हो, ये सब इंडिया में ब्रांच खोलने वाली है भविष्य में। तो मे भी 2026 के बाद परिदृश्य बदलेगा और उस सिनेरियो में आपसे यूपीएससी में प्रश्न बन सकता है ना। तो क्या लिखा आपने कि जिनमें से यूएसए, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यहां तक कि इटली का भी 2 यूनिवर्सिटी ने आवेदन किया है ना, जैसे देशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय शामिल हैं। तो कुल मिलाकर फॉरेन यूनिवर्सिटी के एस्टैब्लिशमेंट से लेकर जो भी समस्याएं थी, जो भी पूरी प्रक्रिया है, मैंने आपको बता दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत फॉरेन यूनिवर्सिटी में कहीं कोई डाउट कुछ है तो पूछ लीजिए, है ना। तबीयत खराब है, जाओ घर आराम करो, क्यों क्लास में। समझ गए विदेशी विश्वविद्यालय क्या है, इसके खोलने से क्या लाभ, इसके लिए क्या किया गया है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ कार्यक्रम आधारित प्रयास देख लेते हैं जो हमने बनाया था स्ट्रक्चर। उसमें हमने संवैधानिक प्रयास देख लिया, विदेशी शैक्षिक संस्था, योजनागत प्रयास, संस्थागत प्रयास लास्ट में देखते हैं, या पहले संस्थागत प्रयास देख लेते हैं फिर जो है कार्यक्रम आधारित प्रयास देखते हैं, है ना। संस्थागत प्रयास और सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है उस पर इसमें चर्चा करते हैं। संस्थागत प्रयास के अंतर्गत आप सभी जानते हैं मंत्रालय के स्तर पर शिक्षा का मंत्रालय, इसके 2 विभाग हैं, उच्चतर शिक्षा विभाग स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। तो मंत्रालय के स्तर पर उच्चतर शिक्षा विभाग संस्थागत प्रयास में सबसे पूरा प्रबंधन करता है। जो अभी सबसे ज्यादा है समस्या में, जो न्यूज में चीजें रही हैं, वो है कि विभिन्न विनियामकों, रेगुलेटरी विनियामकों की उपस्थिति के कारण तकनीकी जटिलता एवं इसके समाधान हेतु प्रयास आज बच्चों कमेंट में कुछ दिक्कत है ना। तो ये तो क्लियर है, उच्चतर शिक्षा विभाग है। इधर चलते हैं, विभिन्न विनियामकों की उपस्थिति के कारण तकनीकी जटिलता और इसके समाधान के क्या प्रयास हो रहे हैं। जैसे देखिए भारत में शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विनियामकों की उपस्थिति है।
बॉडीज, है ना, जैसे यूजीसी है, एआईसीटी है, जैसे डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन बार काउंसिल है, ये सब क्या है, सभी विनियामक है जो विनियमन का काम करते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, अलग अलग विनियामक होने के कारण समस्या आती है। जैसे हम बात करें यूजीसी, एआईसीटी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये सब क्या है, सभी रेगुलेटरी बॉडीज हैं अलग अलग क्षेत्र में, है ना। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, कई हैं अलग अलग। अब अलग अलग विनियमन का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए यूजीसी क्या करता है, मानविकी और जो भी विश्वविद्यालय से आधारित शिक्षा है उसके प्रबंधन की सबसे बड़ा या विनियमन प्राधिकरण है, या कह सकते हैं विनियामक है। इसी तरह ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ये सॉरी, जितने भी भारत में तकनीकी शिक्षा के संस्थान हैं उनके विनियमन का कार्य कौन करता है, एआईसीटी। जो भी आपको जुडिशियरी से रिलेटेड सबसे बड़ा विनियमन का काम कौन करता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। कृषि से संबद्ध जो भी शोध है उसके लिए जितने संस्थान है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा संचालित। इसी प्रकार इंडियन नर्सिंग काउंसिल, अलग अलग बहुत सारे विनियमन के लिए अलग अलग संस्थाएं। अब बहुत सारे विनियामकों के रहने के कारण बहुत सारी समस्याएं होती है। जैसे समस्या क्या, तकनीकी समस्याएं समझना। जैसे भारत में बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो तकनीकी शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं, विधि की भी शिक्षा दे रहे हैं, है ना, नर्सिंग की भी शिक्षा दे रहे हैं, टीचर्स ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है मल्टी डिसिप्लिनरी वाले, तो उनको मानविकी के लिए यूजीसी के पास जाना पड़ता है, तकनीकी के लिए एआईसीटी के लिए, विधि की शिक्षा के लिए बार काउंसिल के पास, कृषि शोध आधारित शिक्षा के लिए इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। अब ऐसे बहुत सारे, है ना, जैसे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर अलग अलग है। तो बहुत सारे विनियामक होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में समस्या बढ़ जाती है ना। और कई बार इन संस्थानों में तालमेल के अभाव के कारण छात्रों का समय और करियर प्रभावित होता है ना। जैसे आपको मान लीजिए एक डिग्री यहां से लेनी है, एक वहां से लेनी है, तो भारत सरकार द्वारा विभिन्न संस्थानों की जटिलताओं, विनियमन के संस्थाओं की जटिलता को दूर करके एक एकीकृत संस्थान के रूप में एचईसीआई की स्थापना, क्योंकि सर्वाधिक हम जानते हैं यूजीसी को, है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्थान पर एचईसीआई के गठन सबसे पहला प्रपोजल है कि यूजीसी के स्थान पर एचईसीआई का गठन किया जाए। अब थोड़ा सा ये आप समझिए कि यूजीसी को लेकर क्या समस्याएं हैं। यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विनियामकों के स्थान पर एकीकृत विनियामक के रूप में एचईसीआई का गठन, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, भारतीय उच्च शिक्षा परिषद का गठन। थोड़ा सा इसको समझते हैं, लिख लेना, सवाल दिखना ही दिखना है निकट भविष्य में। 2 साल से गैस में दिया जा रहा है, नहीं पूछ रहा है। कई बार यूपीएससी बहुत ज्वलंत मुद्दा भी नहीं पूछता है, जब वो मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाता है तो वहां से सवाल बन जाता है ना। जैसे यूजीसी की कार्यप्रणाली को लेकर हाल के वर्षों में, पिछले 6-7 दशकों में बहुत सारी समस्याएं भी रही हैं। याद करिए, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना के पीछे भी बहुत सारे कारण आपको पता थे, है ना। जैसे यूजीसी की कार्यप्रणाली को लेकर समय समय पर प्रश्न चिन्ह लगता रहा है। जैसे कुछ उदाहरणों से आप समझें, जैसे यूजीसी कई बार विश्वविद्यालयों को ग्रांट्स देता है, तो कई राज्य क्या कहते हैं कि यह भेदभाव करता है अनुदान प्रदान करने में। कुछ राज्यों, केंद्र सरकार इन सबको अधिक अनुदान दे देता है, और कई ऐसे राज्य हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा खर्च नहीं कर पाते, उनके महत्व को ध्यान नहीं रखता है और अनुदान उनको कम देता है। यानी जो ग्रांट्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें यूजीसी कहीं ना कहीं भेदभाव करता है, पहली समस्या। दूसरी, यूजीसी के पास दंडात्मक शक्ति नहीं है ना, पीनल पावर नहीं है। जैसे मान लीजिए आप देखोगे समय समय पर यूजीसी क्या करता है, फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची डाल देता है कि भैया ये सब फर्जी विश्वविद्यालय है, फेक यूनिवर्सिटीज। आप यूजीसी की साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि भारत में कितने कौन कौन से फर्जी विश्वविद्यालय। फर्जी का मतलब जिनको कोई आधिकारिक मान्यता नहीं है, जिनका एफिलिएशन, संबद्धता किसी विनियामक के साथ नहीं है। कई छात्र ठगे जाते हैं, फर्जी यूनिवर्सिटी में गए, पीएचडी कर रहे हैं, पता चला 1-2 लाख फीस भी दे दिया, और बाद में पता चला कि डिग्री ही पूरी फर्जी, पूरी यूनिवर्सिटी ही फर्जी। तो यूनिवर्सिटी को, ऐसे विश्वविद्यालय को ब्लैकलिस्ट करती है, उसकी फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची प्रकाशित करती है कौन, यूजीसी। लेकिन क्या उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती? यूजीसी को शक्ति ही नहीं है। कई बार यूजीसी के पास इतना अधिक कार्य की जटिलता है, पूरे देश के शैक्षिक संस्थाओं, हायर एजुकेशन को, उसका पूरा रेगुलेशन को लेकर समस्या है। तो यूजीसी की कार्यप्रणाली को लेकर समय समय पर ऑब्जेक्शन उठता रहा। यही हाल कमोबेश हर विनियमन की संस्थाओं का है। तो उन सारी संस्थाओं के स्थान पर एक एकीकृत राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा विनियमन का संस्था बना दिया जाए, कौन, एचईसीआई, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये प्रपोजल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस बात को कहा गया है। तो हम लोग इसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखिए, शायद कमेंट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है बच्चों, इसलिए आपका कमेंट नहीं आ रहा है मेरे पास, है ना। या तो आप सुधर गए हैं तब भी कमेंट नहीं कर रहे होंगे, मुझे आसाम से ही प्रॉब्लम चल रही है। लिखिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में लिखिए। भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग विभिन्न विनियामकों की उपस्थिति के कारण, अलग अलग विनियामकों की उपस्थिति के कारण
जहां एक तरफ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बिखराव देखा जाता है, वहीं जहां एक तरफ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बिखराव देखा जाता है, वहीं इसके कारण कई तकनीकी जटिलताएं आती हैं, कई तकनीकी जटिलताएं आती है, जिससे छात्र एवं संस्थान दोनों ही प्रभावित होते हैं, जिससे छात्र एवं संस्थान दोनों ही प्रभावित होते हैं। अलग अलग नियामकों, अलग अलग नियामकों, विनियामक विनियामक एक ही होता है, अलग अलग नियामकों के बीच बिखरी एवं बटी उच्च शिक्षा, बिखरी एवं बटी उच्च शिक्षा को एकीकृत नियामक को एक एकीकृत नियामक के अधीन लाने की भारत सरकार की योजना है, भारत सरकार की योजना है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्वीकारा गया है ना, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी कहा गया है, स्वीकारा गया है। उदाहरण के तौर पर यूजीसी की कार्यप्रणाली को लेकर, उदाहरण के तौर पर यूजीसी की कार्यप्रणाली को लेकर कई राज्यों का उनके प्रति भेदभाव तथा अनुदानों के आवंटन के क्रम में पक्षपात तथा अनुदानों के आवंटन के क्रम में पक्षपात का आरोप लगाया जाता रहा है, अनुदानों के आवंटन के क्रम में पक्षपात का आरोप लगाया जाता रहा है। इन्हीं सभी कारणों से भारत सरकार द्वारा, इन्हीं सभी कारणों से भारत सरकार द्वारा HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय उच्च शिक्षा परिषद का गठन प्रस्तावित है, जिसमें मुख्य रूप से 4 अकादमिक संरचना होगी, 4 एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, 4 स्तंभ कह सकते हो, 4 पिलर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जैसे जो विनियामक हैं वो क्या काम करते हैं, पहले आप ये सोचिए। पहला तो जनरली वो रेगुलेशन का काम करते हैं, है ना, कि वो विनियमन का क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, कौन शिक्षक हो, किसकी योग्यता क्या हो, कितने समय में पाठ्यक्रम होना चाहिए, शिक्षकों के ट्रेनिंग के लिए क्या होना चाहिए, यही है विनियमन। तो पहला काम क्या है विनियमन का, इसके लिए एक अलग से आयोग ही बना दो जिसको रेगुलेटरी काउंसिल बना दो, यानी नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, है ना, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल बनाएंगे। इसी के अंदर नेशनल हायर एजुकेशनल या हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं राष्ट्रीय उच्च शिक्षा विनियामक परिषद। अब इसका काम क्या बच्चों होगा, सिर्फ रेगुलेशन का होगा, है ना, विनियमन का होगा, है ना। तो क्या लिखा आपने कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय उच्च शिक्षा परिषद के गठन का विचार प्रस्तावित है ना। इसमें मुख्य रूप में 4 अकादमिक अवसंरचनाएं होंगी। पहला पॉइंट बना के लिख लीजिए, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा विनियामक परिषद, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा विनियामक परिषद। देखिए इसका कार्य डैश देकर, इसका कार्य मुख्य रूप से उच्च शिक्षा प्रणाली का विनियमन करना होगा, उच्च शिक्षा का विनियमन करना होगा। अब देखो दूसरा काम क्या करती है, विश्वविद्यालय मान्यता देती है कि कैसा ग्रेडिंग है, कैसा अच्छा है। जैसे आपने नैक का नाम सुना होगा, यूजीसी के अंतर्गत 1994 में नैक को स्टैब्लिश किया गया, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। समझ लें पहले संक्षेप में, फिर यहां पर आएंगे। जो नैक है ये बेसिकली यूजीसी की ही बॉडी है, यूजीसी का ही अंग है, ऐसे आप समझें, यूजीसी का ही संस्थान है, अंग है। नैक का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडाइटेशन काउंसिल, जिसको आप हिंदी में कहते हैं भारतीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन, मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। नैक को 1994 में स्टैब्लिश किया गया यूजीसी के द्वारा। क्या करती है, आपके भी कॉलेज में, जिस कॉलेज में पढ़ते होंगे, नैक रेटिंग होगी,
है ना। नैक ए देता है रेटिंग विश्वविद्यालय को A++, A+, B++। ये क्या है कि कोई भी जो संस्थान है उसमें कैसी शिक्षा प्रदान की जा रही है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्टूडेंट का सिलेक्शन कैसे हुआ है, काउंसलिंग को लेकर वहां क्या है, टीचर स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, रिसर्च प्रपोजल कितने आए, कई पैरामीटर है जिसके आधार पर संस्थानों की रेटिंग होती है ना। ये उत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट, औसत, इस तरह का रेटिंग है जिसमें ABCD, डी तो नहीं होता, ABC है ना, रेटिंग है। A++ बहुत उत्कृष्ट संस्थान, A+ उससे कम, B++ ठीक ठाक काम चलो, ऐसे आपको आम भाषा में समझा रहा हूं। तो कोई भी शैक्षिक संस्था, कॉलेज जो फंक्शनिंग में है, काम कर रहा है, उसमें जो पढ़ाई जा रही है उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसमें कितने रिसर्च हुए, कितनी जॉब प्लेसमेंट कितना हुआ, है ना। स्टूडेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, टीचर के लिए क्या है, वहां पर सेमिनार हो रहा है या नहीं हो रहा, वहां पर जो है ऑडिटोरियम है या नहीं, इंफ्रा कैसा है, तमाम क्राइटेरिया है, 7 प्रधान क्राइटेरिया जिसके आधार पर यूजीसी क्या करती है, नैक की टीम को भेजती है ना। और नैक की टीम जाती है और वो जाकर ऑडिट करती है 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जैसा कॉलेज का इंफ्रा, जैसा कॉलेज का साइज या संस्थान का, और वो विभिन्न मापदंडों के आधार पर उनको अंक देकर एवरेज करती है और अंक के आधार पर उसको रेटिंग दी जाती है। इससे होगा क्या फायदा, जैसे मान लीजिए आप छात्र, जैसे आप ISI मार्क लगा हुआ चीज देखकर क्या समझते हैं, भारत सरकार द्वारा अधिक अच्छा ही होगा। तो गुणवत्ता अगर A++ है तो नो डाउट उसकी उत्कृष्टता अच्छी होगी। तो नैक जो है वह किसी भी संस्थान को एक मूल्यांकन उसका करती है और उसको रेटिंग देती है, जिसका रेटिंग चूंकि भारत सरकार की संस्था है तो इसको गंभीरता से शैक्षणिक क्षेत्र में लिया जाता है। हाल के वर्षों में नैक की कार्यप्रणाली को लेकर भी बहुत सारी समस्याएं हैं। कई जगह नैक की टीम पर ब्रैबरी, भ्रष्टाचार में संलिप्तता के आरोप लगे। कई जगह ऐसा कहा गया कि नैक टीम ने पैसे लेकर शैक्षिक संस्था को की रेटिंग बेहतर की है। अब चूंकि ये तमाम समस्याएं जो है, अब ये राष्ट्रीय एजेंसी है, हल्की फुल्की नहीं है, देख रहे हो नाम ही क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो नैक की कार्यप्रणाली को लेकर बहुत सारी विसंगतियां रही हैं। तो इस HECI के अंतर्गत दूसरा पिलर जो है वह इसी से संबंधित है, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, नैक यहां पर आ जाएगा, छोटा AA नहीं, NAC, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, हिंदी में राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद। अब देखिए, तो जो सेकंड पिलर में आप भी लिख लें, लिखिए, प्रस्तावित HECI का दूसरा स्तंभ NAC, नॉट AAC, नैक, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद होगा, जो विश्वविद्यालयों के बेहतर संचालन आदि से संबंधित रेटिंग दर्जा प्रदान करेगा। अब तीसरा स्तंभ है हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन। अब देखिए, एक और क्या काम है, अनुदान पैसा, है ना। तो इसी का एक पार्ट क्या है, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, उच्च शिक्षा अनुदान परिषद, उच्च शिक्षा अनुदान परिषद। देखिए यह संस्थान यानी उच्च शिक्षा अनुदान परिषद, राधे विकास गुप्ता समझ जाओ, ज्यादा उड़ना नहीं है ना, कभी कभी कमेंट फ्लैश हो जाता है, भाषा की शालीनता। उच्च शिक्षा अनुदान परिषद, यह संस्थान विभिन्न विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों को अनुदान प्रदान करने का कार्य करेगा, है ना। और लास्ट GEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल, सामान्य शिक्षा परिषद, लिख लीजिए GEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल, सामान्य शिक्षा परिषद। देखिए यह संस्थान शिक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संचालन एवं उसमें सुधार से संबंधित कार्य करेगा, विभिन्न पहलुओं के संचालन एवं उससे संबंधित सुधार हेतु कार्य करेगा। तो HECI का गठन आपसे पूछ सकता है ना, प्रश्न को ही घुमा सकता है कि भारतीय उच्च शिक्षा, विभिन्न उच्च शिक्षा विनियामकों में बिखरी भारतीय शिक्षा प्रणाली को कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए भारत सरकार के क्या हालिया प्रयास हैं, तो HECI आप बता सकते हैं। चलते हैं कुछ कार्यक्रम आधारित प्रयास देखते हैं, है ना। कार्यक्रम आधारित प्रयास, तो कार्यक्रम में जैसे एक सबसे बड़ा जो कार्यक्रम अभियान के रूप में आया है वो है रूषा, जिसको आपके कॉलेज में अक्सर अगर आप पढ़ रहे होंगे तो कई जगह आपको टेबल बेंच तमाम चीजों पर आपको रूषा लिखा दिखेगा।
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। आर फॉर राष्ट्रीय, यू फॉर उच्चतर, एस फॉर शिक्षा, ए फॉर अभियान, है ना। वर्तमान में इसका अभी जो नाम है वह है पीएम ऊषा, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, है ना। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। रूसा, रूसा क्या है? जैसे यह सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना, केंद्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम है ना। जो रूसा वर्तमान में अब इसका नाम क्या हो गया जी? पीएम ऊषा। यह सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम। इसमें जो है केंद्र सरकार और राज्यों के बीच फॉर्मूला है ना। कहीं पर यह 60 और 40 है, कुछ विशेष दर्जे के राज्य के लिए 90 और 10 है। मतलब यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास के लिए है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज में भवन नहीं है, रूसा से फंड आ जाएगा, टेबल नहीं है, चेयर नहीं है, गोदरेज नहीं है, तमाम जो है डिजिटल बोर्ड नहीं है ना। तो जो भी विश्वविद्यालय, हमारे यहाँ शिक्षा का बजट कम है, कई राज्य सरकार कम खर्च करते हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे राज्य सरकार के जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें स्थिति बहुत खराब है, बहुत सारे कॉलेज की स्थिति खराब। तो रूसा के तहत, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत उच्च शिक्षा संस्थान की गुण अवसंरचना, उच्च शिक्षा संस्थानों के अवसंरचनात्मक विकास की यह पहल, ये बड़ा कार्यक्रम है, बस इसलिए इसको बता रहा हूं, है ना। अवसंरचनात्मक विकास की पहल 2013 से यह अभियान चल रहा है। पहले रूसा था और अब जो है पिछले 2 सालों से यह क्या हो गया है? पीएम ऊषा, है ना। इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे बोर्ड हो, चाहे जो भी लाइट हो, बिल्डिंग हो, सौर ऊर्जा हो, तमाम। और इसने बहुत कायाकल्प किया है ना। बहुत सारे ऐसे राज्य जहां पर शिक्षा का बजट कम है, वहां पर मान लीजिए शिक्षा में 1000 करोड़ रुपया लगेगा, तो रूसा के तहत 600 करोड़ रुपया केंद्र सरकार दे देती है, कहती है 400 करोड़ तुम लगा लो। कई राज्य जो विशेष दर्जा वाले राज्य हैं, वहां पर अगर 500 करोड़ लगना है तो उसका 450 करोड़ केंद्र सरकार दे देती है, 50 हाँ नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को नहीं, है ना। तो जो सरकारी शैक्षणिक संस्थान है उनके लिए रूसा अभियान है। प्राइवेट को क्यों देगी? प्राइवेट का अलग सब कुछ है ना। तो जो यह एक बड़ा अभियान है ना, जिसको लेकर अगर आप देखें तो हाल के वर्षों में इसने पूरे भारत के एजुकेशन सिस्टम को रिवाइव किया है। शिक्षा अभियान उच्चतर शिक्षा को लेकर और भी है, जैसे एक आपने सुना होगा इक्विप, एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन और इंक्लूजन प्रोग्राम। अब देखो ये जो है इक्विप, नाम क्या है? एजुकेशन ओनली फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ओनली फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटी। पटेल जी, प्राइवेट और पब्लिक समझते हो ना, पब्लिक सरकारी, प्राइवेट निजी। इक्विप का मतलब क्या है? एजुकेशन के क्वालिटी अपग्रेडेशन, है ना। क्वालिटी को अपग्रेड करना है तो क्या करना होगा? इसके लिए पैसा जो है सबको कमी है, तो केंद्र सरकार अब एक कार्यक्रम चला रही है इसके लिए, है ना, जिसमें वो कर क्या रही है? बहुत सारे यूनिवर्सिटी को फंडिंग करेगी, है ना। और उसके तहत दुनिया के 1000 विश्वविद्यालय जो टॉप मोस्ट है उसमें से भारत के 50 विश्वविद्यालय होने चाहिए। उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है? फंडिंग कर रही है ना, इक्विप के जरिए, है ना। सेंटर केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रम क्या होता है बच्चा? केंद्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम क्या होता है? एक सेंट्रल स्कीम होती है, केंद्र सरकार की योजना, एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और एक होती है स्टेट स्कीम। तो सेंट्रल स्कीम जो है वह पूरी तरह से भारत सरकार, केंद्र सरकार उठाती है खर्चा। एक जो है वह है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, केंद्र सरकार उसमें से प्रायोजित करती है कुछ पैसा, है ना। तो 60% जो है राशि, है ना, वो इसमें से कौन देगी? भारत सरकार। और जो रिमेनिंग राशि है वो कौन देगी? वह राज्य सरकार। भैया तुम चले जाओ ना, 10, 20, 21, गुड नाइट आकाश पटेल, है ना। तो ये जो है आज क्लास कुछ कारण से 15 मिनट डिले हुई, आपका वही टाइम है, 8:30 ही है ना। ऐसा नहीं कि अब रोज यही समझ लेना। तो केंद्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम के रूप में ये 2 कार्यक्रम आप अभी रखिए, है ना। रूसा के बारे में अब लिखने से कोई फायदा नहीं, बस कार्यक्रम है समझ लो। जो इक्विप है ये क्या है? इसके बारे में 2 लाइन नोट कर लो, फटाफट लिखिए। हाँ, आकाश हालचाल लेने आता है, आकाश हमारा सामाजिक आदमी है, ऐसे नहीं बोलो, है ना। लिखिए, इक्विप एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। अब इसकी हिंदी हिंदी मत पूछना, एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन, है ना, एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। लिखिए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा संचालित इस कार्यक्रम का उद्देश्य, संचालित इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से निम्न है। पहला, देखिए, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को दोगुना किया जाना, डबल, जीआर को डबल किया जाना, दोगुना किया जाना। दूसरा, दुनिया के शीर्षस्थ 1000, दुनिया के टॉप मोस्ट 1000 विश्वविद्यालयों में भारत के 50 विश्वविद्यालय को शामिल करना। सरकार बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य रख लेती। दुनिया के शीर्षस्थ 1000 विश्वविद्यालयों में भारत के 50 विश्वविद्यालय को शामिल करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को शिक्षा के ब्रांड के रूप में स्थापित करना।
चलिए, तो ये इक्विप है ना, इक्विप। अब इसी से संबंधित कुछ और कार्यक्रम है जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। कल हमारा पूरा एजुकेशन खत्म होकर और हेल्थ स्टार्ट करेंगे, है ना। तो जिन बच्चों के पास हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर कोई भी मैटर, जो पीडब्ल्यू की बुक है, एक बार पढ़कर आना, कोमल विशेषकर होमवर्क है यह, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, किसी को अगर कुछ सवाल मन में डाउट है तो चलते चलते पूछ लो। शुभ रात्रि। कुछ थोड़े बहुत कार्यक्रम दो चार हैं बस, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कल हम लोग थोड़ी सी उसकी चर्चा करेंगे। कई बार दुख होता है, अच्छे बच्चे भी ना वैसे जब हो जाते हैं ना, जिनसे उम्मीद रहती है ना। कई खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है ना। कई ऐसे बच्चे थे जो बड़े शालीन और वो थे, बाद में कमेंट करने में इतना इंटरेस्ट आया, है ना। डबल डिग्री प्रोग्राम मतलब किस मामले में, किस कॉन्टेक्स्ट में? संडे कोई छुट्टी उट्टी ना है अभिषेक, है ना। हाँ, करंट अफेयर्स पढ़ो, उसके साथ साथ फिरदौस रफी आंसर राइटिंग में दिक्कत आती है, प्रश्न पढ़ के फॉर्मेट बनाइए, है ना, और उसके अनुरूप। भारत विदेशों में विश्वविद्यालय तो नहीं, कई भारतीय संस्थान है जो विदेशों में तनिष्क कार्यरत है ना। विश्वविद्यालय तो नहीं, लेकिन कई भारतीय संस्थान है जो, हमारे कई विश्वविद्यालयों की संबद्धता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई दुनिया के अन्य देशों के विश्वविद्यालय से। स्वामी जी समझ गए ना। यूसीजी पर कैसे क्या? यूजीसी कर रहे हो क्या? हाँ, डाउट नहीं रहता, अच्छी बात। जबरन डाउट थोड़ी निकालना है। मेंस प्रैक्टिस करो चंद्रकांत नागराज, अभी है समय, पूरा दिसंबर मेंस में लगे रहो, जनवरी से। प्रिया, तुम यही चीज रोज लिखती हो, प्रिया पांडे, है ना। हाँ, काजल कुमारी लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। बताए मीनाक्षी, सुनी नहीं क्या? कल स्वास्थ्य पढ़कर आना और शिक्षा के कार्यक्रम देख लेना। 2026 का प्री जो है पिछले एक साल का देख लो, है ना। अप्रैल 2026 तक, और पीछे मई जून से देख लो मिस्टर खान। कोई नहीं, संडे को और क्लास रहने दो, हमारी क्लास, हमें छुट्टी है तो हम पढ़ा देंगे, तो क्या दिक्कत है। इधर कुछ कारण से परिवार की इक्विप का मतलब क्या है? एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन, है ना, वैशाली अशोक कुमार। तो जब क्वालिटी कैसे बढ़ेगी, तो पैसा दो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए तमाम बेहतर शिक्षकों का प्रशिक्षण कराओ, है ना। इन सब से थोड़ा ध्यान रखकर, गुरुजी इथिक्स वाले सर हमारे भी गुरु हैं, है ना, तुम्हारे गुरु के गुरु है। थोड़ा संस्कार सीख लो बच्चों। तुम लोग जिन शिक्षकों से पढ़ते हो ना, अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में इतने शानदार टीचर मिलना मुश्किल है। कभी मन नहीं करे तो मुखर्जी नगर क्या, भारत में कहीं भी पूछ लेना, क्या इथिक्स में तुमको एक ही नाम मिलेगा, है ना। शिक्षक का सम्मान कर लो, है ना, कम से कम क्लास भर। हाँ हाँ, शाम में ले लेंगे। रूसा क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। पैसा दिया जाता है कॉलेज को कि जाकर टेबल खरीदिए, गोदरेज खरीदिए, बोर्ड खरीदिए, टॉयलेट बनाइए, बिल्डिंग बनाइए। बहुत अच्छे नहीं, बहुत लर्नेड और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, गंभीरता से पढ़ा करो, है ना, सौभाग्य है तुम्हारा। एचईसीआई का मतलब क्या हुआ? हायर एजुकेशन। सभी चीज को हटाकर एक ही विनियमन रहेगा, विनियामक, है ना। कौन सा? एचईसीआई, उसी में ये सब आ जाएगी। कल क्या पढ़ेंगे? कोमल कहां थी? अभी बता चुका हूं, स्वास्थ्य पढ़कर आना। यूजीसी पर कैसे चेक करें मतलब, समझ नहीं पा रहा हूं। चलिए, लॉक करा के क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। हाँ, जल्दी जल्दी खत्म, अगले संडे तक आप सबको फ्री कर देंगे, उससे पहले भी हो सकता है, अगर आप सब्र रखें, कम कमेंट करें और लंबी क्लास ले पाने में आप हिम्मत जुटाएं, है ना। फालतू कमेंट होने लगता है तो इरिटेशन होती है। हम लोग, स्वामी जी, है ना, डायरेक्ट जाइए।